हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएट एंड अंडरस्टैंड ASP.NET कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट टेम्पलेट। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ASP.NEट कोर वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने वहां पे उसका इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ डायग्राम से उसको हमने समझा था बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ASP.NET कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको समझेंगे। मतलब भाई देखो, जिस तरह हम ASP.NET MVC कोर की एप्लीकेशन बनाते थे और वहां पे जो हम प्रोजेक्ट टेम्पलेट यूज करते थे, उसी तरह हमारे पास एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट होती है ASP.NET कोर वेब एपीआई को बनाने के लिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वो एप्लीकेशन हम क्रिएट किस तरह से करते हैं ASP.NET कोर वेब एपीआई की, और उसको क्रिएट करने के बाद उसको समझेंगे कि वो काम किस तरह से करती है। तो जब हम ये समझ जाएंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ASP.NET कोर वेब एपीआई क्रिएट करते हैं और उसको फिर कंज्यूम करना भी देखेंगे आगे जाके। भाई देखो, प्रोजेक्ट टेम्पलेट से क्या मुराद है, जिस तरह से हम ASP.NEट कोर वेब एप्लीकेशन MVC टेम्पलेट यूज करते थे ना, तो सेम उसी तरह ASP.NEट कोर वेब एपीआई में भी हमारे पास क्या है, एक टेम्पलेट वहां पे मौजूद होती है विजुअल स्टूडियो में। उसको यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी ASP.NEट कोर वेब एपीआई क्रिएट करते हैं। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे, जिसके अंदर मैंने ASP.NEट कोर वेब एपीआई को समझाया था कि वो क्या होता है और उसके अंदर जो जो चीजें थी, जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझाई थी, तो वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 56 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे आपको बताता हूं कि हम किस तरह से अपनी ASP.NEट कोर वेब एपीआई को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट नजर आ रहा होगा जिसका क्या नाम है, ASP.NEट कोर वेब एपीआई। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम MVC की बात करते थे, तो यहाँ पे देखो ये हम सेकंड वाला जो टेम्पलेट आपको नजर आ रहा है, ASP.NEट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, हम इसको यूज करते थे। लेकिन अब हम वेब एपीआई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो आपने इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का नाम आपने यहाँ पे रखना है। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख देता हूँ ASP कोर वेब एपीआई। ठीक है, ASP कोर वेब एपीआई मैंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा और यहाँ पे अब आ जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम .NET 6 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे चेक्स यहाँ पे लगे हुए, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। फिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई देखो, यहाँ पे आपके पास ये 2 चेक बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे जिनके ऊपर चेक लगा हुआ है, थर्ड वाले के ऊपर चेक नहीं है। तो ये जो पहला वाला चेक बॉक्स है, देखो इसमें क्या लिखा है, यूज कंट्रोलर्स अनचेक टू यूज मिनिमल एपीआईज। भाई देखो, आपने इसके ऊपर चेक लाजमी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि भाई देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, हम जो ASP.NET कोर वेब एपीआई बनाएंगे उसके अंदर हम कंट्रोलर्स का भी यूज करेंगे। मतलब जिस तरह MVC पैटर्न में कंट्रोलर होता है ना, उसी तरह से हम कंट्रोलर्स को यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी ASP.NET कोर वेब एपीआई बनाएंगे। लेकिन भाई देखो, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो, तो अनचेक करके आप जो भी एपीआईज बनाओगे उसको हम कहते हैं मिनिमल एपीआईज। मतलब मिनिमल एपीआईज के अंदर क्या होते हैं, कंट्रोलर्स का यूज नहीं होता। किसके अंदर? मिनिमल एपीआईज के अंदर। तो इसको भी मैं फ्यूचर में आपको कभी समझाऊंगा कि मिनिमल एपीआईज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम कंट्रोलर्स का यूज नहीं करते। ठीक है, तो अभी आपने इसके ऊपर चेक लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड में इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट। भाई देखो, अब इसके ऊपर चेक क्यों लगाना लाजमी है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो, जब भी हम कोई वेब एपीआई बनाते हैं ना, तो वेब एपीआई के बाद जब हम वेब एपीआई को बना लेते हैं, तो उसके बाद हमें उसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, चेक करने की जरूरत पड़ती है कि भाई उस वेब एपीआई को किस तरह से रिक्वेस्ट जा रही है और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स में वो जेसन रिटर्न करेगा, XML रिटर्न करेगा या प्लेन टेक्स्ट रिटर्न करेगा। तो इस टाइप की ना बहुत सारी हमें टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट के ऊपर चेक लगाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमें एक एपीआई टेस्टिंग के लिए एक टूल मिल जाएगा जिसका नाम होता है स्वैगर। भाई देखो, आपने पोस्टमैन को यूज किया होगा। अगर आपने ASP.NEट वेब एपीआई के साथ काम किया है, तो वहां पे हमने पोस्टमैन का यूज किया था। पोस्टमैन भी क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग के लिए एक टूल होता है जिसके अंदर हम अपने एपीआई का URL लिखते हैं, फिर उसको हिट करते हैं, फिर रिस्पांस में चेक करते हैं कि वो हमें किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का रिस्पांस रिटर्न कर रहा है, कौन सा HTTP स्टेटस कोड हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है वो हमें पोस्टमैन में मिलता था। तो आप समझ लो
कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जब हम ASP.NET Core वेब एपीआई बनाते हैं तो उसके अंदर हमें स्वैगर की एक बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अलग से पोस्टमैन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे देखो आपने इन दोनों के ऊपर क्या करना है, चेकबॉक्स लाजमी लगाना है भाई। फिर यहाँ पे देखो ये जो थर्ड चेकबॉक्स आपको नजर आ रहा है जिसमें लिखा है डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो जब भी हम ASP.NET Core वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो इसके अंदर ये जो हमारी प्रोजेक्ट टेम्पलेट होती है ये हमें बाय डिफॉल्ट कुछ स्टेटमेंट जनरेट करके देती है, जो कि हमारी डेवलपमेंट में हमें आसानी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो कुछ क्लासेस होती हैं जिस तरह से प्रोग्राम क्लास हो गई, वो अगर आप नहीं चाहते कि भाई मुझे वो बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, आप इसके ऊपर चेक लगा दो। लेकिन हमने इसके ऊपर चेक नहीं लगाना, क्योंकि जो चीजें हमें ये ASP.NET Core वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट हमें जनरेट करके देते हैं वो हमें चाहिए, इसलिए मैं इसके ऊपर चेक नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से यहाँ पे जो भी चेक बॉक्सेस लगे हुए हैं उसको आपने लगाना है, और जहां पे चेक बॉक्स नहीं है उसको आपने नहीं लगाना, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर जो कुछ फाइल्स होती हैं उसको हम सबसे पहले समझते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, मैंने आपको बताया था जब हमने ASP.NET Core वेब एपीआई का इंट्रोडक्शन लिया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी वेब एपीआई होते हैं ना, जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे वेब एपीआई के यूआरएल्स होते हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न करके देते हैं, कोई ना कोई डेटा रिटर्न करके देते हैं। मतलब वो हमें कोई यूआई, कोई यूजर इंटरफेस रिटर्न नहीं करते। यूजर इंटरफेस हम वहां पे मैनेज करते हैं जिस क्लाइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, उस वेब एपीआई को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे देखो आपको व्यूज का फोल्डर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ASP.NET Core वेब एपीआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली कंट्रोलर्स होते हैं और मॉडल्स होते हैं। ठीक है, मॉडल्स का फोल्डर भी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो भी हम आगे जाके बनाएंगे, लेकिन व्यूज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जिस तरह से MVC प्रोजेक्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे देखो हमारे पास एक प्रोग्राम क्लास मौजूद होती है, और मैंने आपको बताया था कि भाई ASP.NET Core वेब एपीआई का प्रोजेक्ट हो या फिर ASP.NET Core MVC प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले आपकी कौन सी फाइल एग्जीक्यूट की जाती है, program.cs। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूं। तो भाई आपको पता है आपकी जो program.cs होती है, इसी के अंदर आपके जितने भी मिडलवेयर्स होते हैं, जो जो चीजें आपको रजिस्टर करनी होती है अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो। ठीक है, और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको स्वैगर नजर आ रहा होगा, देख रहे हो, अगर मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको स्वैगर नजर आ रहा है। स्वैगर मैंने क्या बताया था कि एपीआई को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हमें एक टूल यहाँ पे हमें एक बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो स्वैगर से रिलेटेड जो भी मिडलवेयर्स हैं वो भी यहाँ पे देखो ऐड हुए हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। फिर देखो HTTP रीडायरेक्शन से रिलेटेड भी चीजें यहाँ पे मौजूद है, मतलब मिडलवेयर मौजूद है। फिर ऑथोराइजेशन है, फिर मैप कंट्रोलर्स, मतलब जब हम वेब एपीआई बनाएंगे और उसके एंड पॉइंट को, यूआरएल को हिट करेंगे तो वो कौन से कंट्रोलर, कौन से एक्शन मेथड के साथ जाके मैप होगा, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे देखो मिडलवेयर मौजूद है। मतलब ये सारी चीजें हमारे पास फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि हमारे पास ये program.cs की जो क्लास फाइल है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट की जाती है। और भाई देखो यहाँ पे स्वैगर का जिक्र हुआ है ना, तो स्वैगर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे थ्योरेटिकल समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज स्वैगर। तो भाई देखो पहला पॉइंट, स्वैगर इज यूज टू डिस्क्राइब रेस्टफुल एपीआई। इसका मतलब भाई देखो ASP.NET Core वेब एपीआई को यूज करके जो भी हम अपनी रेस्टफुल एपीआई बनाएंगे उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने का काम कौन करके देता है, स्वैगर। मतलब देखो जब हम वेब एपीआई बनाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे ना, तो स्वैगर हमें क्या करता है, एक यूआई जनरेट करके देता है, एक यूजर इंटरफेस बना के देता है, जिसके अंदर हमारी सारी एपीआई जो जो हमने बनाई है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसका मतलब किस तरह से उस एपीआई को रिक्वेस्ट किया जाएगा, गेट रिक्वेस्ट यूज की जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की जाएगी, पुट या डिलीट यूज की जाएगी। इसी तरह उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, कहां पे वो रिस्पॉन्स हमें नजर आएगा। ठीक है, ये सारा काम स्वैगर क्या करता है, हैंडल करता है। इसका मतलब अगर कोई एपीआई बनी हुई है, ठीक है, और अगर कोई डेवलपर उसको समझना चाह रहा है तो उसके लिए एक बेस्ट टूल है हमारे पास जिसका नाम है स्वैगर। ठीक है, फिर यहां पे देखो सेकंड पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, स्वैगर अलाउज डेवलपर टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड ह्यूमन रीडेबल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। मतलब देखो स्वैगर डेवलपर को अलाउ करता है कि भाई हम एक इंटरैक्टिव एपीआई क्या करें, क्रिएट कर सकें, और फिर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में क्या कर सकें, डॉक्यूमेंट कर सकें। इसका मतलब जो एपीआई आप बनाओगे, अगर आपने उसको टेस्ट करना है, चेक करना है, तो उसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन हमें स्वैगर प्रोवाइड करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, स्वैगर इज यूज्ड टू टेस्ट द एपीआई। देखो भाई पॉइंट जो मैंने आपको बताया,
कि स्वैगर हम यूज क्यों करते हैं? जब हमारी एपीआई क्रिएट हो जाती हैं तो वो सारी एपीआई स्वैगर अपने पास होल्ड करता है और फिर हम क्या करते हैं, उन सारी एपीआई को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये स्वैगर के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, फिर वापस आ जाओ। अब यहाँ पे देखो भाई, देखो सबसे लास्ट में इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर सबसे लास्ट में देखो आपको यहाँ पे वेदर फॉरकास्ट के नाम से क्लास फाइल नजर आ रही होगी। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक मॉडल है जो कि पहले से हमारे पास ASP.NET Core वेब एपीआई प्रोजेक्ट टेम्पलेट ने हमें पहले से ये मॉडल प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे देखो आपको ये मॉडल नजर आ रहा है वेदर फॉरकास्ट, और इसके अंदर देखो पहले से कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमें जनरेट हुई भी मिली है। मतलब जरूरी नहीं है आप इसको यूज करो, आप चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम अपनी मॉडल क्लासेस बनाएंगे और अपने कंट्रोलर्स बना के सारा काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट इतना समझो कि इसने हमें एक बाय डिफॉल्ट वेदर फॉरकास्ट मॉडल क्लास यहाँ पे जनरेट करके दी है इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट ने। फिर यहाँ पे देखो आपको ऐप settings.json फाइल नजर आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो भाई देखो इसके बारे में तो आपको पता होगा कि हम जब भी अपने डेटाबेस के साथ क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, तो जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सेटिंग्स होती है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, और फिर देखो इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कंट्रोलर्स। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर के नाम से यहाँ पे पहले से एक कंट्रोलर मौजूद है जो कि बाय डिफॉल्ट हमें इसने जनरेट करके दिया इस प्रोजेक्ट ने। हम क्या करेंगे, हम इसको भी आगे जाके क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम एक अपना कंट्रोलर और अपना मॉडल बना के क्या करेंगे, सारा काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ तक इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो भाई यहाँ पे देखो आपको ये हमारा कंट्रोलर नजर आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर पहले से बना हुआ था जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर। और फिर यहाँ पे देखो ये एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है जिसका क्या नाम है, कंट्रोलर बेस। भाई देखो इस क्लास को समझना बहुत जरूरी है, मतलब ये क्या वर्किंग है इसकी, मतलब क्यों हम इसको इनहेरिट करवाते हैं अपनी चाइल्ड क्लास से। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज कंट्रोलर बेस। तो भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंट्रोलर बेस क्लास इज अ बेस क्लास। बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास फॉर कंट्रोलर्स, मतलब ये जो कंट्रोलर बेस क्लास है ये पेरेंट क्लास होती है किसके लिए, सारे कंट्रोलर्स के लिए। मतलब जब भी आप कोई कंट्रोलर बनाओगे तो उस कंट्रोलर को आप इनहेरिट करवाओगे किससे, कंट्रोलर बेस की पेरेंट क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कंट्रोलर बेस क्लास इज अ बेस क्लास फॉर कंट्रोलर्स इन ASP.NET Core दैट हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट। मतलब देखो आपका जो कंट्रोलर होता है, मैंने बताया था ना कि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, राउटिंग से चेक होके कंट्रोलर के पास जाती है। तो कंट्रोलर क्या करता है, आपकी HTTP रिक्वेस्ट जो आ रही है कंट्रोलर के पास उसको हैंडल करता है। तो उसको हैंडल करने के जो भी फीचर्स वगैरह होते हैं वो इसी क्लास के अंदर मौजूद होते हैं जिसका क्या नाम होता है, कंट्रोलर बेस, जिसको हम अपनी कंट्रोलर क्लास से क्या करते हैं, इनहेरिट करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कंट्रोलर्स यूज टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट एंड जनरेट HTTP रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब है यहाँ पे देखो ये जो कंट्रोलर बेस्ड क्लास है ना, इसके अंदर बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं जो कि यूज कौन करता है, कंट्रोलर यूज करता है, उसके अंदर के एक्शन मेथड यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट होती हैं और जो भी HTTP रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो कंट्रोलर बेस्ड क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो मैं इस कंट्रोलर बेस्ड क्लास को यहाँ पे इस तरह से इनहेरिट नहीं करूंगा तो क्या होगा कि जो भी हमारी HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है जिसका क्या नाम है, API कंट्रोलर। भाई देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है। और देखो ये जो एट्रीब्यूट है ये किसके ऊपर लगा हुआ है, इस क्लास के ऊपर लगा हुआ है। और ये कौन सी क्लास है, ये हमारी कंट्रोलर क्लास है। और देखो इसी एट्रीब्यूट से पता चलता है कि ये जो हमारे पास कंट्रोलर है ना, ये नॉर्मल MVC कंट्रोलर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास API कंट्रोलर है। और ये API कंट्रोलर का जो एट्रीब्यूट है कहां पे लगा हुआ है, हमारी इस कंट्रोलर क्लास में जिसका क्या नाम है, वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर। तो भाई आपको याद होगा जब हमने MVC प्रोजेक्ट बनाया था तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये वाला एट्रीब्यूट वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि ये एट्रीब्यूट हम सिर्फ उसी कंट्रोलर के साथ लगाते हैं जो कि बेसिकली एक API कंट्रोलर होता है। और भाई देखो एक बात याद रखना कि जो API कंट्रोलर का एट्रीब्यूट है ना, ये हमें कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि API से रिलेटेड होते हैं। और वो सारे फीचर्स हमें इस क्लास के अंदर मिल जाते हैं जिस क्लास के ऊपर मैंने ये वाला एट्रीब्यूट लगाया है। तो अब इस एट्रीब्यूट के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो API कंट्रोलर एट्रीब्यूट, तो सबसे पहले इसको समझो। देखो क्या कह रहा है, द API कंट्रोलर एट्रीब्यूट इनेबल्स फ्यू फीचर्स इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट राउटिंग रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये जो API कंट्रोलर का एट्रीब्यूट होता है ना, ये कुछ फीचर्स आपके पास क्या करता है, इंक्लूड करता है आपके कंट्रोलर में। जिस तरह से देखो एट्रीब्यूट राउटिंग रिक्वायरमेंट, भाई देखो आपको याद होगा जब हमने लेक्चर सीरीज शुरू की थी तो शुरू के लेक्चर्स के अंदर हमने एट्रीब्यूट राउटिंग के कॉन्सेप्ट को कवर किया था।
तो अगर आपको एट्रीब्यूट राउटिंग के बारे में नहीं पता तो हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट राउटिंग का कॉन्सेप्ट देख लो। तो जब आप वो लेक्चर देख लोगे तो आपको एट्रीब्यूट राउटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो एपीआई कंट्रोलर का एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट राउटिंग को इनेबल करता है आपके कंट्रोलर के ऊपर। और वो जो एट्रीब्यूट राउटिंग होती है वो आप याद रखना कि वो एपीआई से रिलेटेड होती है। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक मॉडल वैलिडेशन। भाई देखो अभी तक हमने अपने इस कंट्रोलर को, एपीआई कंट्रोलर को किसी मॉडल के साथ बाइंड नहीं किया, तो आगे जाके जब हम इसको किसी मॉडल के साथ यूज करेंगे, किसी डेटाबेस टेबल के साथ यूज करेंगे, तो वहां पे जो इसकी ऑटोमेटिक मॉडल वैलिडेशन होती है वो भी यहाँ पे फीचर हमें मिलता है। ठीक है, फिर देखो बाइंडिंग सोर्स पैरामीटर इन्फरेंस। भाई देखो जाहिर बात है जब भी हम कोई एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी एपीआई का यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम वहां पे कुछ पैरामीटर्स भी पास करते हैं। तो उस पैरामीटर्स की जो मैपिंग होती है मॉडल के साथ, बाइंडिंग होती है मॉडल के साथ, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए भी हम ये वाला एपीआई कंट्रोलर का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो यही वजह है कि जो एपीआई कंट्रोलर है ये हमें कहां पे लगाना होता है, अपने क्लास के ऊपर, मतलब कंट्रोलर क्लास के ऊपर लगाना होता है, जिससे एक डिफरेंस पैदा हो जाता है एक नॉर्मल कंट्रोलर में और एक एपीआई कंट्रोलर में। ठीक है, फिर आगे आ जाओ भाई। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ना एएसपी कोर वेब एपीआई के नाम से, इसके अंदर देखो जो भी हमारे पास मॉडल और कंट्रोलर क्रिएट हुए हैं, याद रखना अभी तक ये किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मैनुअली एक एरे बनाया गया है जिसको यूज किया जा रहा है इस एपीआई कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताता जाऊं, यहाँ पे देखो ये एट्रीब्यूट राउटिंग, जिसके लिए हम राउट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और मैंने आपको क्या बताया कि एट्रीब्यूट राउटिंग वाला जो लेक्चर है वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वो लाजमी आप देख लेना, तभी आप इस राउट एट्रीब्यूट को समझ पाओगे, क्योंकि जो राउट एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट राउटिंग के लिए काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक इस क्लास के अंदर मैनुअली एक डेटा जनरेट किया गया है, मतलब ये जो डेटा है ये किसी डेटाबेस से नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे देखो ये मैनुअली क्या किया गया है, इसको हार्ड कोड किया गया है। ठीक है, और इसी एरे को देखो यहाँ पे यूज किया गया है नीचे। ठीक है, इसको आप छोड़ दो इस पार्ट को। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक एक्शन मेथड नजर आ रहा होगा जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो गेट, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर एक HTTP गेट का यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है। इसका मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमारे पास हमें एक एपीआई मिलेगी, और जब हम उस एपीआई को हिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो एक्शन मेथड है ये एग्जीक्यूट होगा। और देखो इसके अंदर कुछ कोडिंग की गई है, और वो सारी कोडिंग देखो हमें एरे की शक्ल में क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। इसका मतलब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वो हमारा एपीआई का यूआरएल होगा ना, वो पता है किस तरह से जनरेट होगा। भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास एपीआई होगा, और उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे कंट्रोलर का नाम है, जिसका क्या नाम है, वेदर फॉरकास्ट, ये हमारे पास अपने यूआरएल के अंदर जनरेट होगा। और जब भी हम इस एपीआई को हिट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो गेट रिक्वेस्ट वाला हमारे पास एक्शन मेथड है ना, ये एग्जीक्यूट होगा, और ये हमें कुछ यहाँ पे डेटा रिटर्न करेगा एरे की फॉर्म में। तो भाई देखो इसके अंदर क्या कोडिंग हुई है ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये तो एक बाय डिफॉल्ट इन्होंने हमें जनरेट करके दिया है, और ये थोड़ा टिपिकल भी है। मैं आपको बहुत ज्यादा आसान करके ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो भाई यहां तक आप बस इतना समझो कि जब भी हम इस कंट्रोलर को, इस एपीआई कंट्रोलर को हिट करेंगे, तो हमारे पास इस कंट्रोलर के अंदर ये जो HTTP गेट जिस एक्शन मेथड के ऊपर लगा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा, और ये हमें कोई ना कोई डेटा रिटर्न करके देगा। और भाई देखो अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो हमें स्वैगर का एक यूआई मिलेगा। स्वैगर का यूआई मतलब जो हम अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहां पे देखो जरा सबसे पहले इसका यूआरएल चेक करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्वैगर एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे देखो इसने हमें एक index.html की फाइल यहाँ पे जनरेट करके दी है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है ये हमारी एपीआई का यूआरएल है, और ये किसके साथ यूज होगा, ये गेट रिक्वेस्ट के साथ यूज होगा। देखो आपको नजर आ रहा है, और ये हमें हमारे ASP.NET Core वेब एपीआई के जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट था उसने हमें पहले से खुद से बना के दिए, मतलब ये हमने खुद से नहीं बनाई। ये कंट्रोलर, ये जो एपीआई है, ये हमारे पास पहले से हमारे पास बनी हुई है। जस्ट मैं आपको इसका यूजेज समझा रहा हूं, ताकि जब हम अपनी कोई एपीआई बनाएंगे तो उसको हम किस तरह से स्वैगर की मदद से टेस्ट करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमारी जो वेब एपीआई है वो हमें कोई यूआई जनरेट करके नहीं देती, वो हमें जस्ट कोई डेटा रिटर्न करती है। मतलब हम कोई वेब एपीआई का यूआरएल हिट करते हैं और वो रिटर्न में हमें, रिस्पॉन्स में हमें कोई डेटा रिटर्न करती है। यहाँ पे जो आपको यूआई नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली वही स्वैगर का टूल है जो मैंने आपको बताया था कि हम एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो एपीआई है, ठीक है, इसको मैं किस तरह से हिट करूंगा, किस तरह से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ये जो एपीआई है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और भाई देखो अभी हमारे पास ये जस्ट एक सिंगल एपीआई है,
लेकिन आपको पता है आपके एक वेब एपीआई के प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एपीआईज हो सकती है, मतलब मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वो जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, जितनी भी एपीआईज हैं, वो सारी आपको इसी तरह एक लिस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो देखो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और देखो ये जो हमारे पास एपीआई है ना, ये अभी किसी भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो पैरामीटर्स के साथ भी हम एपीआई बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। तो देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखो आपको एक ट्राई इट आउट का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ट्राई इट आउट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एक लंबा सा आपको एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं इस वाली एपीआई को यहाँ पे हिट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप रिजल्ट देखना कि रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि भाई देखो ये वाली जो यूआरएल है एपीआई का, ये हिट हुआ है और गेट रिक्वेस्ट के साथ हिट हुआ है। और यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्स हमें किस में जनरेट करके देगा, प्लेन टेक्स्ट में जनरेट करके देगा। और जो हमारा एपीआई का यूआरएल है, जो एंड पॉइंट है, वो बेसिकली ये है। इसका मतलब ये जो वेब एपीआई का यूआरएल है ना, ये मैं किसी दूसरे वेब एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस एपीआई यूआरएल को हिट करूंगा और रिस्पॉन्स में मुझे जो डेटा मिलेगा वो यहाँ पे देखो 200 का इसने हमें स्टेटस कोड जनरेट करके दिया। इसका मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट है, जो रिस्पॉन्स है, वो बिल्कुल ओके है। और ये देखो रिस्पॉन्स में हमें ये सारा डेटा यहाँ पे मिला है, देख रहे हो, नजर आ रहा है आपको। और ये उसी मॉडल को यूज कर रहा है जो मैंने आपको बताया था, मॉडल क्लास मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हमें ये डेटा मिल रहा है। तो जब ये डेटा मिल रहा है, इस डेटा को मैं अपने किसी भी क्लाइंट में यूज कर सकता हूं, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्वैगर को इस तरह से हम यूज करते हैं। और देखो यहाँ पे डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस डेटा को। मतलब स्वैगर आपको देखो एक कंप्लीट एपीआई के अंदर जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्वैगर यूआई है, जो कि स्वैगर का ही एक क्या है, एक टूल है, जो कि हमें एपीआई टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको दोबारा क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बता भी रहा होता है कि भाई आपको किस फॉर्म में क्या चाहिए, डेटा चाहिए। देखो अभी टेक्स्ट प्लेन है, आप यहाँ से जेसन फॉर्मेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, देख रहे हो। तो फिर उसी हिसाब से आपको डेटा यहाँ पे मिलता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम पोस्टमैन का यूज नहीं करते, उसके बजाय हम स्वैगर का यूज करते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अच्छा फिर यहाँ पे देखो हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखो कंट्रोलर्स के ऊपर यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टीज का फोल्डर नजर आ रहा होगा और इसके अंदर देखो लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन के नाम से एक फाइल है। तो भाई देखो ये जो लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन वाली फाइल है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके क्लाइंट के स्पेसिफिक होती है। मतलब जो हमारी क्लाइंट मशीन है, जो हमारा पीसी है जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं, उस पर हमारी एप्लीकेशन किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, उसका क्या हमारे पास एप्लीकेशन यूआरएल होगा, क्या उसका पोर्ट नंबर होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें बता रहा है। और देखो आपको यहाँ पे बता रहा है कि लॉन्च यूआरएल क्या है, मतलब स्वैगर है। ठीक है, मतलब जब हम सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को, वेबसाइट को लेके जाएंगे, तो तब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल है, ये सिर्फ आपके क्लाइंट मशीन के ऊपर, क्लाइंट पीसी के ऊपर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और फिर देखो आपके पास डिपेंडेंसीज है, मतलब कौन कौन सी डिपेंडेंसीज, कौन कौन से पैकेजेस, फ्रेमवर्क्स आप इसके अंदर यूज कर रहे हो। जब आगे जाके हम इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका होता है सिंपल सा जो प्रोजेक्ट का आपके पास आप कह लो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सही, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इन सबको। सही, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक एपीआई क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल सी एक एपीआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको जो बनी बनाई एपीआई थी उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से टेस्ट करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं वेब एपीआई का, वो मैंने आपको बताया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक फर्स्ट सिंपल सी एपीआई क्या करेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे। और उसके अंदर मैं आपको पैरामीटर्स के साथ एपीआई किस तरह से कॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।